पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की बन चुके हैं और आज कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी कि या तो वो खुले तौर पर श्वेत पत्र जारी करके ये बताए कि सरकार को ओपीएस खत्म करने के बाद और एनपीएस लागू करने के बाद क्या बेनिफिट हुआ। बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। या फिर जो हमने अब तक आंकड़े पेश किए हैं सरकार के सामने कि सरकार को इससे लगातार नुकसान हो रहा है, या सरकार उनको मानने की जो 40% जो हमारा अमाउंट बना उसका ब्याज उसको पेंशन के तौर पर दिया जाता है। ये ब्याज को हम पेंशन थोड़ी कह सकते। युद्ध खाड़ी देशों में है, लेकिन शेयर मार्केट गिरने से पैसा हमारा कम हो रहा है। सभी पत्रकारों और छायाकार बंधुओं को नमस्कार। आप अपने व्यस्तम समय में समय निकालकर यहाँ पर पहुंचे, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और साथियों, आप भली भांति परिचित है, बड़े लंबे समय से हम हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं जो हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के भविष्य से जुड़ी हुई है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, ये केवल हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों से नहीं, ये आने वाली युवा पीढ़ी जो कहीं ना कहीं आज महंगी शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये उम्मीद करती है कि उन्हें रोजगार मिलेगा, वो सरकारी सेवा में आएंगे, और ये उनसे भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसको लेकर हम लगातार, आपने देखा भी होगा, हमेशा आप इसमें कवरेज करते रहे, आपने सहयोग किया है हमारे इस आंदोलन में। तो हमने बड़े बड़े आंदोलन ओपीएस बहाली को लेकर किए हैं। सरकार से लगातार हम ओपीएस की मांग करते रहे हैं। सरकार द्वारा इसको लेकर कमेटियां भी गठित हुई। मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी, सीपीएस, सीएम और फाइनेंस सेक्रेटरी, इन सभी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी। उनके साथ भी हमारी कई बार चर्चा हुई, लेकिन जो मुद्दे का समाधान होना चाहिए था, आज तक वो समाधान नहीं हुआ। इसको लेकर केंद्र सरकार ने भी कमेटी बनाई, राज्य सरकार ने भी कमेटी बनाई, उनके साथ हमारी चर्चाएं भी हुई। और कहीं ना कहीं हमने जितने भी हमारे आंकड़े थे वो हम सरकार के सामने पेश कर चुके हैं कि अगर पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाता है, वो ना केवल कर्मचारियों और अधिकारियों के भविष्य के लिए लाभदायक है, वो हरियाणा प्रदेश और हरियाणा सरकार के लिए भी फायदेमंद है। आज अगर मैं चर्चा करूं, जिस एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम का हम विरोध करते हैं, नई पेंशन योजना के नाम से इसको जानते हैं, तो इसमें 10% कर्मचारियों की सैलरी का काटा जाता है और लगभग 14% कर्मचारी की बेसिक का सरकार इसके अंदर इन्वेस्ट करती है। और जो ये 14% है, ये आम जनता, आम टैक्स पेयर का पैसा है जो सरकारी खजाने से कर्मचारियों की पेंशन के नाम पर शेयर मार्केट के अंदर निवेश किया जाता है। लेकिन इसके अंदर दुखद पहलू क्या है कि जो पैसा शेयर मार्केट में निवेश कर दिया या बाजार में जो निवेश कर दिया, उसकी वापसी की गारंटी सरकार ने इस बिल के अंदर कहीं भी नहीं रखी, जो सबसे बड़ा दुखद है। अगर आज अब जैसे ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा था, युद्ध खाड़ी देशों में है, लेकिन शेयर मार्केट गिरने से पैसा हमारा कम हो रहा है। अब जब हमारा पैसा कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के ऊपर भी एक % चिन्ह लग जाता है। फिर दूसरी बात है, जब एक कर्मचारी रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद 60% अमाउंट उसको वापस कर दिया जाता है और 40% की एन्युटी एक पॉलिसी खरीद कर उसको दी जाती है बाजार से, और उस जो 40% जो हमारा अमाउंट बना उसका ब्याज उसको पेंशन के तौर पर दिया जाता है। ये तो वो बात होगी भी, मैंने आड़ती के पास पैसे रख दिए और आड़ती मेरे को हर महीना ब्याज उसका वापस कर रहा है 1.5%, तो उस ब्याज को हम पेंशन थोड़ी कह सकते। पेंशन तो जो पहले से मिला करती थी, एक कर्मचारी अधिकारी कानूनों में बंधा होता है, वो अपनी सेवा काल के दौरान कोई व्यवसाय या कोई दुकानदारी या कोई बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता। और मैं अगर बात करूं तो 80% से ज़्यादा कर्मचारी और उनका परिवार केवल मात्र आज जो उनको सैलरी मिल रही है उसके ऊपर निर्भर करता है। वो रिटायर हो गया 60 साल के बाद, तो उसकी देखभाल कौन करेगा? और संविधान ये कहता है कि नियोक्ता की ड्यूटी बनती है, सरकार की ड्यूटी बनती है, जो जीवन स्तर आज सेवा काल के दौरान एक कर्मचारी का है वो सेवा काल के बाद भी बना रहे, इसलिए पेंशन की शुरुआत की गई थी। और आज हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की बन चुके हैं और आज कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा रही। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि कर्मचारियों के पैसे को और आम टैक्स पेयर के पैसे को जो 14% सरकार लगा रही है, उसको कानूनी तरीके से शेयर मार्केट में अपने बड़े पूंजीपतियों को, दोस्तों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए ये पैसा निवेश किया जा रहा है। और हमारी सरकार से मांग है कि या तो वो खुले तौर पर श्वेत पत्र जारी करके ये बताए कि सरकार को ओपीएस खत्म करने के बाद और एनपीएस लागू करने के बाद क्या बेनिफिट हुआ, या फिर जो हमने अब तक आंकड़े पेश किए हैं सरकार के सामने कि सरकार को इससे लगातार नुकसान हो रहा है, या सरकार उनको मान ले।
कहीं ना कहीं एक जिद बनाए बैठी है सरकार की, कर्मचारी सड़क पर उतर आया और हम इनकी मांग को पूरा नहीं करेंगे। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ना बजट की कमी है हमारे पास, ना पैसे की कमी है, एक भ्रम जाल फैलाया जाता है। अभी अभी लेटेस्ट एक हफ्ता पहले की खबर है, मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया कि जितने भी चेयरमैन होंगे उनको फर्स्ट क्लास गजटेड अधिकारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी, उनको 75,000 रुपये सैलरी मिलेगी, उनको गाड़ी मिलेगी, उनको ड्राइवर मिलेगा, उनको क्लर्क मिलेंगे, उनको 50,000 रुपये हाउस अलाउंस मिलेगा। जब उनके लिए पैसा है तो हमारे लिए पैसा क्यों नहीं है? जो विधायक सांसदों को कई कई पेंशन दी जाती है, और आप देख लीजिए जब विधानसभा या लोकसभा राज्यसभा में आप देखोगे पक्ष और विपक्ष जब आम जनता को किसी कोई बेनिफिट देने की बात हो तो आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, उन पॉलिसियों में कमी दिखाना शुरू कर देंगे। लेकिन जब इनके बेनिफिट की बात हो, जब पेंशन वेतन भत्ते इनके बढ़ाए जाने हो तो तुरंत मेज को थपथपा कर ही उसको लागू कर लेते हैं। इनका भाईचारा बड़ा मजबूत हो जाता है। तो इस तरह की दोहरी नीति, और मैं तो आम जनता से भी कहूंगा कि ये लड़ाई केवल हमारी नहीं है। हो सकता है पूरे विधानसभा में केवल एक विधायक बने, और आजकल जिस तरह से परिवारवाद की राजनीति चल रही है कि एक परिवार से पहले दादा बने, फिर उसका बेटा बने, फिर उसका बेटा बने, उसका बेटा बने, इन्होंने तो आज वही जिस राजशाही से हम निकल कर आए थे उसी राजशाही की तरफ दोबारा से बढ़ रहे हैं कि एक ही परिवार के विधायक, एक ही परिवार के सांसद, और कई परिवार तो ऐसे मैं नाम नहीं लूंगा जिनमें 4-4, 5-5 पेंशन विधायकी की मिल रही है, और उनके बाद उनकी पारिवारिक पेंशन भी उनको मिल रही है। लेकिन आम जनता के बच्चे, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो किसान के बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, जो छोटे दुकानदार के बच्चे हैं, इतनी महंगी पढ़ाई के बाद जब सरकारी सेवा में आते हैं, 10-10, 15-15 साल तक मेहनत करने के बाद जब सरकारी सेवा में आते हैं तो उनके जो पेंशन और भत्ते पहले से शुरू किए जाए थे वही खत्म किए। हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे, हम वो चीज मांग रहे हैं जो बहुत पहले से चली आ रही है, जो आजादी के बाद से हमारे पास लगातार चली आ रही है। कोई नई चीज हम सरकार से नहीं मांग रहे। एक गरीब परिवार अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, उसकी महंगी फीसें अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी किताबें अफोर्ड नहीं कर सकता। जो एनसीईआरटी की किताबें बाहर 350 रुपये में मिल रही हैं, वो 30-30 हज़ार रुपये में प्राइवेट स्कूल, बड़ी बड़ी संस्थाएं इसको बेच रही हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का ही एक ये रूप एनपीएस था, और इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और ये केवल हमारे लिए नहीं है, ये जो नेता आज विधानसभा में बैठे हैं, जो पॉलिसियां बना रहे हैं, ये उनके लिए भी है। उनके परिवार के बच्चे भी कल सरकारी सेवा में आएंगे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और पूरी कैबिनेट से और प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि कर्मचारी, आप सरकार की, किसी भी सरकार की रीढ़ कर्मचारी होता है। सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम एक कर्मचारी करता है। जब वो अपने भविष्य के प्रति निश्चिंत होगा तो निश्चित तौर पर आपकी नीतियों को आम जनता के बीच में सकारात्मक रूप से लेकर जाएगा। और इसी कड़ी में हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए, आपने देखा होगा पहले बड़े बड़े आंदोलन हुए, तो इसी कड़ी में अपने आंदोलन की शुरुआत आज कैथल से कर रहे हैं। पेंशन बहाली संघर्ष समिति की हमारी मीटिंग हुई थी और जिसमें निर्णय लिया गया था कि 2 जून को हम कैथल के शहीदी स्मारक में सुबह 7:30 बजे इकट्ठा होंगे, जहां पर हम एक साइकिल यात्रा पूरे जिले के अंदर, शहर के अंदर निकालते हुए सचिवालय पहुंचेंगे, और वहां पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के नाम हम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें हमारे, और साथ में मैं कर्मचारियों अधिकारियों से भी अपील करूंगा, जो हरियाणा कैथल के हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, कि आप अधिक से अधिक संख्या में ठीक सुबह 7:30 बजे 2 तारीख को शहीदी स्मारक पर एकत्रित हों और अपने इस भविष्य की लड़ाई में अपनी आहुति दें। नहीं, ये केवल आज कैथल से हम शुरुआत करें और धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए पूरे हरियाणा के अंदर हमारे आंदोलन होगा, और नहीं केवल हरियाणा में तो राष्ट्रीय आंदोलन की गूंज आप